Welcome back with the channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. Today's discussion topic is very important which is financial accounting 1 में से जो टॉपिक आज हमने चूज किया which is गैप. गैप रूल्स को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे. गैप होता क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड के अंदर जहां जहां अकाउंटिंग यूज की जाती है वहां पे ये अजम्पशंस, वहां पे ये प्रिंसिपल, जिस तरह से आप साइंस पढ़ते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका कोई फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले की बेस पे आप उसके assumptions या आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट को करते हैं. इसी तरह जहां जहां अकाउंटिंग की जाती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उसको हम यूज करते हुए उस अकाउंटिंग को करते हैं. तो इसीलिए गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैप. गैप इज कॉल्ड जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. बेटा जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि जहां जहां अकाउंटिंग यूज की जाएगी वहां पे ये रूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे. और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आ सकता है. व्हाट इज गैप स्टैंड्स फॉर? गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करेंगे. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं यहां पे कि ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है. क्या होते हैं ये? यहां पे लिख लेते हैं हम. ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं या ये अजम्पशंस हैं. इसकी बेस पे आपने इसको फर्ज करते हुए अकाउंटिंग को सॉल्व करना है. तो इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मे बी डिफाइंड एज दोज रूल्स. तो बेटा ये रूल्स होते हैं ऑफ एक्शंस आर कंडक्ट हो सकता है विच आर ऑफ फॉलोइंग बाय द अकाउंटिंग यूनिवर्सली while recording the transactions. Thus uniformity in understanding the accounting records possible only when some standards language is used. तो बेटा ये बता रहा है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब यूज किए जाएंगे तो वो लैंग्वेज है आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग, उसके लिए कुछ रूल्स हैं उस लैंग्वेज को सॉल्व करने के. तो उसकी बेस पे ये पूरी की पूरी. और इन रूल्स की सबसे बड़ी जो खासियत है या करेक्टरिस्टिक्स है, इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इनके अंदर ऑब्जेक्टिवनेस होनी चाहिए, इनके अंदर रेलिवेंसी होनी चाहिए. और इसका दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. अगर ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो आपके ये जो रूल्स हैं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला. तो इसको थोड़ा सा हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि गैप क्या होता है. ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होते हैं. ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. तो बेटा हम इसको यहां पे ये देख लेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है. यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है. एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है. ये यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करेंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. इसका बेसिक पर्पस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि या तो एक तो ये यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, ये एक जैसे होंगे, हर जगह पे ये एक जैसे इस्तेमाल किए जा रहे होंगे. फिर ये यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करें और ये एक गाइडलाइंस है जिसके साथ आप अकाउंटिंग करेंगे. फिर ये अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह की हो कि आपको प्रोवाइड करें कि वो अंडरस्टैंडेबल हो. अगर आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो इसका मतलब वो रूल्स का कोई फायदा नहीं है उसको यूटिलाइज करते हुए. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए बेटा. सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. ये किसने बनाए हैं? ये इंसानों ने बनाए हैं, मैन मेड है, प्रैक्टिसेस से बनते हैं. ये ड्राइव किए जाते हैं कहां से? जो आप प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग के अंदर करते हैं उन्हीं प्रैक्टिसेस से ये ड्राइव किए जाते हैं. ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, रीजंस आर प्रैक्टिसेस. जो भी बिजनेस बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो फिर आपके रूल्स बन जाते हैं या स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं. ठीक है, तो ये मैन मेड होते हैं. फिर थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. अगर आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं हो सकते, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स या वो रूल्स नहीं हो सकते. तो हमारे कहने का पर्पस ये है यहाँ पे कि जो गैप रूल्स होते हैं सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, उसमें ऑब्जेक्टिवनेस होती है, ये मैन मेड होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं. इसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती, इजी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और ये टाइम के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिसेस के साथ साथ इसको चेंज किया जा सकता है. जैसे बिजनेसेस की प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं, पास्ट में कुछ और तरह से किया जाता था, अब थोड़ा सा डिफरेंट मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं,
तो उसी तरह से इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बेटा हम मूव करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट फॉलो 3 क्राइटेरिया। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे या वो वाले जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये हैं तो दैट मीन कि ये आपके बेस्ट रूल्स साबित हो सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए। रेलिवेंस का मतलब क्या है कि रेलिवेंट टू द थिंग होने चाहिए। जिस चीज के अबाउट बात कर रहे हैं, जिस पर्पस के अबाउट बात कर रहे हैं, जो काम आप लेना चाह रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जिस यूजर के लिए को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके लिए रेलिवेंट होनी चाहिए। ये ऐसी चीजें जो इररेलिवेंट हो उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाना है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 3 क्राइटेरियाज को फॉलो करने चाहिए ये वाले रूल। उसके अंदर रेलिवेंस होनी चाहिए, हेल्पफुल, द इंफॉर्मेशन इज फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, के इसके साथ जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की जो वैल्यू है या पावर है वो बढ़ जाए, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए, यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और रेलिवेंट जानी चाहिए जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। नंबर 1 बेटा। दूसरा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए या उसका क्राइटेरिया कौन सा है, एक है ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी मींस दैट कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई बायसनेस ना हो, कोई भी आपने बायसनेस के साथ डिसीजन मेकिंग, ये एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस के साथ हर चीज होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी अनबाइज्ड, इम्पार्शियल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर देन ओपिनियन और इंटरप्रिटेशंस। ये आपका कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ये आपका कोई मशवरा नहीं होना चाहिए, ये आपकी कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, मफरूजा नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्राइटेरिया क्या है कि वो आपका अनबाइज्ड होना चाहिए और फॉलोइंग फैक्ट्स पे होना चाहिए। आपने अगर कोई सेल की है तो उसकी रिसीट होनी चाहिए, आपने कोई परचेज की है उसकी रिसीट होनी चाहिए, आपने कोई एसेट खरीदा है उसकी रिसीट होनी चाहिए। तो बिजनेस ये डिमांड करता है, ये स्टैंडर्ड्स ये डिमांड करते हैं कि आपकी उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी। अगर ऑब्जेक्टिविटी होगी तो ये स्टैंडर्ड्स को, ये ऑब्जेक्टिविटी का क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। फिर है बेटा फीजिबिलिटी। व्हाट इज फीजिबिलिटी? फीजिबिलिटी के ये अप्लाई भी किए जा सकते हो। ये रूल्स ऐसा नहीं होने चाहिए कि इतने एक्सपेंसिव हो, कॉम्प्लेक्स हो कि अप्लाई ही ना हो सकते हो आपके। तो ये फीजिबल होने चाहिए, अप्लाई किए जा सकते हो, कॉस्टलेस होने चाहिए, प्रैक्टिकली अप्लाई इन रियल वर्ल्ड हो सकते हो। इट शुड बी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड नॉट ओवरली कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली, कितने कॉस्टली ना हो कि ये अप्लाई ना किए जा सकते हो और ये इसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक ही ना हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इन 3 क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो आपका बिजनेस जो है वो बेस्ट रह सकेगा। रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फीजिबिलिटी। तो ये बेटा हमने 3 क्राइटेरियाज को डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। ओके, उसके बाद अब हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम बात करने लगे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। विच आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की टाइप्स कंसीडर की जाती हैं। द नंबर 1 इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर अजम्पशंस कहते हैं उनको। दूसरी होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए, हमने बहुत सारी बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा अजम्पशंस, जो आप मफरूजा या फर्ज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं या कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ये जेनेरिकली फॉलो की जाएंगी। ये जेनेरिकली फॉलो की जाएगी हर बिजनेस के लिए। ये जिसको कहते हैं कंपलसरी हो जाती है, या हर बिजनेस इसको फॉलो करेगा, हर बिजनेस के लिए ये ज़रूरी होंगी। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वैल्यू बेस्ड, ये हर बिजनेस इसको अपने हिसाब से फॉलो करेगा। कुछ फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे, कुछ फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा बेटा। ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेंगी अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसको सम टाइम हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं। तो वैल्यूज जो है ये वैल्यू बेस्ड होती हैं और बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं, ये जेनेरिकली फॉलो की जाती हैं और हर कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशन जो है वो हर बिजनेस के लिए ये जरूरी होती हैं और इसके साथ ही ये कंडक्ट किया जाता है। फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज कॉन्सेप्ट्स आर अजम्पशन। ये जो नीचे मैंने 3 लिखे हैं, दीज आर द बेसिक आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर अजम्पशंस हम इसको कह सकते हैं। नंबर 1 इज
गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल डोनेट करता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड तक के चलेगा। चलो एक मान के चलो एक बात कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में ये तो नहीं होता कि मैंने 1 साल बाद इसको बंद कर देना। आपका पर्पस क्या होता है उस बिजनेस को करने का? कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा, लॉन्ग रन तक ये बिजनेस मैं इसको रन करूंगा, ये खत्म नहीं करूंगा, इसको मैं लिक्विडेट नहीं करूंगा अगर कोई फर्दर कोई वजह ना बने। ठीक है, तो पर्पस के लिए आप, इस पर्पस के लिए आप बिजनेस करते हो कि वो लॉन्ग रन तक चलेगा। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब भी बिजनेस किया जाएगा उसका एक ही पर्पस होगा कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा, ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल है हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये बताता है कि अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं है, अपनी अकाउंटिंग करते वक्त कंसिस्टेंट नहीं है, जो आप मेथड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जब डेप्रिसिएशन निकालोगे बेटा, जब भी डेप्रिसिएशन निकाली जाती है तो डेप्रिसिएशन निकालने के भी 4-5 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। तो जब आप एक दफ़ा आपने डिफरेंट डेप्रिसिएशन निकाली, दूसरी दफ़ा आपने डिफरेंट मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल ली, तीसरी दफ़ा आपने डिफरेंट मेथड से डेप्रिसिएशन निकाली, जब आप डिफरेंट मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन निकालोगे तो दैट मीन कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, वो एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं होंगे, ट्रू प्रॉफिट आपका नहीं आ सकेगा। क्योंकि एक दफ़ा अब जब आप सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज़ करोगे या आप डबल डिक्लाइनिंग यूज़ करोगे तो दोनों के रिजल्ट्स डिफर आएंगे। जब दोनों के रिजल्ट्स डिफर आएंगे तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आएगी, ट्रू रिजल्ट्स जो है वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि आपके जो मेथड यूज करोगे, जो अकाउंटिंग यूज करोगे, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि आप ट्रू रिजल्ट्स ले सको। उसके बाद है अक्रूवल प्रिंसिपल। व्हाट इज अक्रूवल प्रिंसिपल? देखिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक कैश बेस्ड और एक अक्रूवल बेस्ड। ये पूरा का पूरा चैप्टर भी है, इस पे आगे फर्दर भी डिस्कशन करेंगे। तो कैश बेस्ड कैश पे करते हो, अक्रूवल बेस्ड आप उधार पे वो चीजें करते हो। तो यहाँ पे अक्रूवल बेस्ड सिस्टम हमें ये सिखाएगा कि जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पे हुई है आप उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करें। अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, अगर कोई रेवेन्यू हुई है तो आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। जिस टाइम पे वो जो चीज़ हो रही है उसी टाइम पे आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। उसको ऐसा नहीं करोगे कि अगर आज का एक्सपेंसेस है तो उसको आप 3 महीने बाद रिकॉर्ड करो। आज अगर जनवरी का एक्सपेंस है या दिसंबर का एक्सपेंस है तो आप उसको दिसंबर में ही रिकॉर्ड करोगे। जनवरी की रेवेन्यू है तो जनवरी में ही रिकॉर्ड होगी, वो जाके किसी जुलाई अगस्त में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो जिस टाइम आपका कोई एक्सपेंस या रेवेन्यू हुई आप उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करोगे, तभी आपके ये ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं जरा। व्हाट इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल? ये जो अभी हमने डिस्कस किए ये नंबर 1 है आपका बेटा प्रिंसिपल। अज्यूम दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इट्स बिजनेस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। द principle purports that every decision in a company is taken with the objective in mind of running the business rather than that liquidating it। तो उसका पहला बेसिक पर्पस क्या होगा कि वो इस बिजनेस को रन करेगा, वो इसको खत्म नहीं करेगा, ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा। ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हर बिजनेस लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, वो बंद नहीं होगा जल्दी। ठीक है, सेकंड हमारा है द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। What is consistency principle? Is an accounting principle that states business should use the same accounting methods and principles over time। जो मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन का भी सेम मेथड यूज करना है आपने, तो सेम मेथड को बार बार वो यूज करेगा। दिस हेल्प्स यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेक मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम द डाटा। तो वो मीनिंगफुल कंक्लूजन जो है वो डाटा से आप निकाल पाएंगे। ओके, थर्ड हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो है द अक्रूवल प्रिंसिपल। इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड आर पेड। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब ट्रांजैक्शन होगी उसी टाइम आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो जब आपने उसको पे किया तब आप रिकॉर्ड करेंगे। जिस टाइम, अगर 28 जुलाई को, 28 दिसंबर को, 28 जनवरी को, जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। रिकॉर्ड नहीं करोगे बेटा तो वो भूल जाएगी आपको। आपको रिकॉर्ड करना बच्चों वो इतनी जरूरी है कि आपको
चाहे वो बाद में आपको पैसा रिसीव हो ना, आपने उधार पे बेच दी कोई चीज, रिकॉर्ड कर लो, पैसा रिसीव हो ना हो वो बात की बात, अगर अदरवाइज आप भूल जाओगे, इतनी ट्रांजैक्शन होगी कि आप भूल जाओगे। ठीक है, तो बिजनेस हमें ये बताता है, प्रिंसिपल ये बताता है, क्रूअल प्रिंसिपल, के जिस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन होगी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, विच इज जो बिजनेस टू बिजनेस वेरी भी करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसको इकोनॉमिक एंटिटी भी कहते हैं, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, इसको फिर फर्दर वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं। फिर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, इसको ड्यूल एस्पेक्ट है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है, या इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स हैं और 3 कन्वेंशंस हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नंबर 1 हमारे पास जो है वो है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें ये बताता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और जो आपका ऑनर है वो एक सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस को हमेशा हम सेपरेट एंटिटी के तौर पर लेते हैं, वो अपने नाम से काम करते हैं। जैसे यूबीएल बैंक है, एचबीएल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मतलब डिफरेंट जितने भी बिजनेसेस हैं, जैसे कोई स्कूल है, जैसे कोई कारोबार है, कोई कंपनी है, नेस्ले है, ओरिएंट है, ये सारे के सारे वो हैं जो अपने नाम से जो है वो वर्क कर रहे हैं। जैसे एप्पल कंपनी है, ये उसके ऑनर से अलग है, ये अलग एंटिटीज हैं। तो हमें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट फ्रॉम ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ऑनर से ये सेपरेट होगा। देयरफॉर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर इवन द सिंपलेस्ट बिजनेस द सोल ट्रेडेड मस्ट बी केप्ट सेपरेट फॉर द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ऑनर्स या फिर ऑनर्स। ये 3 तरह के हमारे पास होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक हमारा पार्टनरशिप होता है और कॉर्पोरेशन होती है। इवन दैट कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप भी होगा, सिंगल पर्सन भी होगा, तो उसका बिजनेस भी वो कहता है कि वो सेपरेट एंटिटी कंसीडर होगा। जो कोई भी बिजनेस अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई भी चीज खरीद सकता है और अपने नाम से केस कर सकता है और उसके नाम पे, बिजनेस के नाम पे भी केस हो सकता है। अगर आपको कोई यूबीएल बैंक से प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी और बैंक से प्रॉब्लम है, किसी होटल से प्रॉब्लम है, तो आप उस होटल पे केस कर दोगे, उसके नाम पे केस करोगे। ठीक है, तो बिकॉज दैट कि ये एक सेपरेट एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हर बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी कंसीडर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बेटा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखें, ट्रू रिजल्ट्स लेकर आने के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमें या ऐसी एक अजम्पशन चाहिए होती है कि ट्रू रिजल्ट्स आपके फाइंड आउट किए जा सके। वो क्या होता है? आपका अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। अगर जैसे हमने पढ़ा कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा, वो चलता तो रहेगा लेकिन उसके ट्रू रिजल्ट्स तो तब तक आएंगे नहीं ना जब तक हम उसको चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे। तो हर साल के आखिर पे, 1 साल बाद एनुअल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली भी चीज़ों को चेक किया जा सकता है, बट नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और बेटा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो जैसे 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं और एक हमारे पास होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। जो हमारे पास बेटा कैलेंडर ईयर होगा ना, कैलेंडर ईयर जिसको आप कहते हो, जैसे वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर पे वो एंड होगा। ठीक है, 1 साल आपका, इसको आप बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और जो आपका होगा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर आपका कब स्टार्ट होता है? बेटा ये हमेशा आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा? 31 मार्च को। जैसे 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा? 31 मार्च 2025 को ये एंड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग के लिए हम कौन सा ईयर यूज करते हैं? फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स में अपने बिजनेसेस जो है वो फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं। और हमने ये बता दिया कि हर साल के आखिर पे, इसको पढ़ भी लेते हैं, इज द आइडिया दैट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इज यूज्ड for financial reporting and analysis. accounting periods can weeks, months, quarter, calendar year और fiscal year हो सकते हैं। 1 साल के आखिर पे आपको ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है ताकि आप ट्रू रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट
कर सकोगे वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये बताएगा कि आप जब भी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे तो किस पैरामीटर्स में, किस चीज़ में रिकॉर्ड करोगे। देखो, अगर आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जैसे आप दूध लेकर आए हो, जैसे आप पेट्रोल लेकर आए हो, वो आपको लीटर मिलता है। इसी तरह से आप फ्रूट्स लेकर आए हो कोई चीज़, तो वो केजी में मिलती है। तो क्या आप केजी रिकॉर्ड करोगे? क्या आप 1 लीटर रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर पाओगे। इस तरह से आप एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करोगे रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन किस तरह से यूज करोगे? आप मनी टर्म्स के अंदर यूज करोगे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था ट्रांजैक्शन के अंदर भी, कि कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो कि मॉनिटरी टर्म के अंदर होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शन के तौर पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मॉनिटरी टर्म आपने जो मेजरमेंट यूज करनी है, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो आपने रिकॉर्डिंग के लिए चीज़ यूज़ करनी है वो आपने मॉनिटरी टर्म्स के अंदर अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। किसी केजी में रिकॉर्ड नहीं करना, किसी लीटर में रिकॉर्ड नहीं करना आपने। सो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it is an accounting principle that required businesses to record any transaction that can be quantified in monetary terms. It is also known as the मेजरेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं, और आपने इसको मॉनिटरी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो मॉनिटरी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बगैर ये कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी और ट्रू रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बेसिकली किस लिए हम कर रहे हैं, बिजनेसेस किस लिए इसको फॉलो करें, ताकि वो ट्रू रिजल्ट्स हम फाइंड आउट कर सकें, वो चीज़ हम फाइंड आउट कर सकें, बिजनेसेस इसको अप्लाई करें और सेम टाइप्स ऑफ रिजल्ट पूरी दुनिया के अंदर जो है वो विद द लिटिल बिट मॉडिफिकेशन जो है वो हम कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है विच इज 7th द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेके जाना चाहूँगा अपने इस वाइट बोर्ड की तरफ। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। पहले तो आप ये समझ लें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है। आपने एक चीज़ बाय की है जिसकी प्राइस जो है, एसेट की एक प्राइस होगी और एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। आपने एक चीज़ बाय की जिसकी प्राइस है 10 लाख, ठीक है, कोई भी एक एसेट आपने बाय किया और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, वो कितनी देर चलेगा, वो 5 ईयर्स तक चलेगा, वो 5 ईयर्स तक एसेट चलेगा। तो दैट मीन कि 22 लाख जो है वो उसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन होगी। 1 साल की उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 2 लाख रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे ये समझो कि आपने 2022 में 2022 के अंदर एक चीज़ खरीदी थी जिसकी मैंने आपको प्राइस बताई 10 लाख थी, और 2023 तक उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी। हमने ये एक्चुअल कैलकुलेट करना है कॉस्ट में। हमें कॉस्ट प्रिंसिपल ये बताता कि जिस प्राइस पे आपने जो चीज़ ली होगी, जिस प्राइस पे जो चीज़ आज आपने रिकॉर्ड की, वो आने वाले 5 साल तक उसी प्राइस पे वो नहीं रहेगी। वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो ख़त्म होती जाएगी। उसकी 1 साल अगर वो चल गई है तो इसका मतलब वो 1 साल बाद वो 1 लाख की अगर 10 लाख की लिए तो 10 लाख की तो नहीं रह जाएगी, दैट मीन वो कम हो जाएगी ना। तो हमने एस्टिमेटेड लाइफ हमने फाइंड आउट की, उससे हमें पता चला कि उसकी वैल्यू 2 लाख कम हो जाएगी, फिर उससे अगले साल फिर 2 लाख कम हो जाएगी, फिर उससे अगले साल 2 लाख कम हो जाएगी। तो वो करते 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 उसकी वैल्यू जो है वो नील रह जाएगी 5 ईयर्स तक। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो हमने इसको फिर क्या किया, 2022 से 2023 तक हमने उसको 1 साल काउंट किया। 2 लाख हमारी डेप्रिसिएशन थी, वो हमने माइनस की, 80,000 उसकी, 8 लाख उसकी वैल्यू रहेगी। फिर 2023 से 2024 तक 8 लाख में से हमने 2 लाख को माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी रहेगी एसेट की, 6 लाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक हमने उसको फिर माइनस किया तो 4 लाख वैल्यू रहेगी। फिर उससे नेक्स्ट 2 लाख, और आखिरी साल वो नील पे चला गया, उसकी 0 वैल्यू रह चुकी थी। 5 साल तक उसने अपना। तो कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आपने जो वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ company or business must account for and record all assets for the original cost or purchase price। जिस प्राइस पे वो रिकॉर्ड करेगा वो ओरिजिनल प्राइस होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सब्सिक्वेंट ईयर्स को उसको यूज करते हुए वो उसकी एक्चुअल प्राइस अगले साल और उससे अगले साल
उसको काउंट करेगा। ये नहीं करेगा कि उससे अगले साल भी उसकी 1 लाख ही प्राइस रखेगा। इस तरह से ट्रू रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू रिजल्ट्स लेकर आने के लिए, एसेट्स को करेक्टली शो करवाने के लिए आपको कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, कॉस्ट भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द ड्यूल कॉन्सेप्ट। द ड्यूल कॉन्सेप्ट या फिर द ड्यूल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। बेसिकली ड्यूल कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा। डेबिट और क्रेडिट होंगे, उसके दो इफेक्ट्स होंगे, सेम अमाउंट्स के साथ उसके दो इफेक्ट किए जाएंगे। उसको हम ड्यूल एस्पेक्ट कहते हैं और ये एक अजम्पशन है, इसको फॉलो किया जाना बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है। किस तरह से फॉलो करेंगे? फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट सेल की या परचेज की, परचेजेस गुड्स फॉर कैश, परचेजेस आपके पास आ गई, कैश आपके पास से चला गया, तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो दो इफेक्ट हुए ना, एक डेबिट हुआ और एक क्रेडिट हुआ। इसी तरह से आपने फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, उधार पे किया है तो अकाउंट पेएबल आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हम एक चीज की दो इफेक्ट्स होते हैं, डबल ड्यूल ट्रांजैक्शन होती है। अपने रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्यूरेटली लेकर आने के लिए हर बिजनेसेस जो है वो जो एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करेगा वो ड्यूल कॉन्सेप्ट को यूज करेगा, उसके साथ रिकॉर्ड करेगा, तभी ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम हासिल कर पाएंगे। स्टेट्स दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन impacts at least two accounts in opposite ways. One account is debit and another account is credited by the same amount. तो ये हमारा डबल अकाउंटिंग या डबल ड्यूल कॉन्सेप्ट हमें ये स्टेट करता है। नेक्स्ट है द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, और उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा बेटा, विच इज ये हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल को थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट करना चाहूँगा कि होता क्या है कि रेवेन्यू को तभी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब ट्रांजैक्शन हो जाती है। कैसे? आपको एक ऑर्डर मिला 20 दिसंबर को, आपने उसको वो पे करना है, आपने उसको वो प्रोडक्ट्स भेजनी है, तो आपने सेल की है उसको, 20 को आपको ऑर्डर मिला, 26 दिसंबर को आपने उसको डिलीवर कर दिया, सेल कर दिया। कोई भी ऑर्डर था वो आपको जो है वो एक क्लॉथ्स बनाने थे, शूज भेजने थे, 10 पेयर्स ऑफ शूज भेजने थे, वो आपने भेज दिए। अब आपकी ट्रांजैक्शन कब हुई? 26 को आपने उसको सेल कर दिया आइटम, पैसा उसका आएगा अगले महीने की 30 को। तो आप रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो ये कहता है, या इसको रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये 26 को आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो ये आपको भूल जाएगी, प्रॉब्लम होगी और आप अपने ट्रू रिजल्ट्स लेकर नहीं, अगर आपको पैसा अगले महीने आए तो दैट मीन कि वो अगले महीने में जाके काउंट होगी, जब वहां काउंट होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दिखा पाएंगी। तो बिजनेसेस को ये चाहिए कि जब ट्रांजैक्शन हुई इधर उसके पैसे आए हैं या नहीं, मिलेंगे या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो चाहे आपके पैसे बैड डेट्स हो जाए वो ना मिले, लेकिन जब भी आपने कोई चीज बेच दी है, सेल कर दी है, जिस डेट को सेल किया वो क्रेडिट पे की है, कैश पे की है, वो तभी रिकॉर्ड करनी है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि आपने अपनी ट्रांजैक्शन को जो है वो तभी रिकॉर्ड करना है जब वो हो जाती हैं। तो हमें क्या कहता है? इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट एवरी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब रेवेन्यू अर्न हो गई है, सेल हो गई है प्रोडक्ट, तो अब आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है, तब नहीं रिकॉर्ड करना जब कैश रिसीव हुआ। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? जब चीज बेच दी, जब रेवेन्यू जनरेट होगी तभी रिकॉर्ड करोगे, मिली है या नहीं वो बात की बात है, जब कैश रिसीव होगा तब नहीं करेंगे। ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है। इसको रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। वो अगर आपको कहीं बुक में लिखा आ जाए रियलाइजेशन प्रिंसिपल तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये रियलाइजेशन या फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल आर द सेम थिंग्स। नेक्स्ट है आपके पास द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसको भी मैं अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी कॉस्ट और आपके रेवेन्यूज जो है वो मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉस्ट जो है वो किसी और पीरियड की उठाई है और रेवेन्यू आपने किसी और पीरियड की उठा ली है।
आपने जिस पीरियड की रेवेन्यू उठाई है उसी पीरियड की कॉस्ट आपने उठानी है, तभी आपके ट्रू रिजल्ट्स आएंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर आपने लैपटॉप बाय किए हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने 5 लैपटॉप बाय किए, एक की प्राइस जो है वो 1 लाख है, आपने कितने के टोटल बाय किए? आपने किए 5 लाख रुपए के 5 लैपटॉप बाय। अब आपने उनको सेल कर दिया, उनमें से आपने 3 को सेल कर दिया उसी टाइम पीरियड में, आपने उनको 3 को सेल कर दिया, सॉरी आपने उसमें से आपने 2 को सेल कर दिया। तो 2 को जब सेल करेंगे और कितनी प्राइस पे किया आपने, ये उसकी प्राइस है, आपने 1 लाख का लिया और 2 लाख पे सेल कर दिया, तो कितने के बिके? वो बिके 4 लाख के। 4 लाख के आपने वो 2 लैपटॉप जो थे वो बेच दिए। अकॉर्डिंग टू दिस आपने 5 लाख के खरीदे, 4 लाख के बेच दिए, तो दैट मीन 1 लाख रुपीज का आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। इज दैट करेक्ट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपको लॉस नहीं हुआ है। अभी आपने ये जो रिकॉर्ड किए, देखो आपने खरीदे कितने थे? 5, बेचे कितने हैं? 2, तो दैट मीन कि आपको तो लॉस हुआ ही नहीं, और आपने बेचे हैं 4 लाख के। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो, अगर एक्चुअल प्राइस देखी जाए तो आपने कितने के खरीदे थे? आपने तो 2 लाख रुपए के खरीदे थे, क्योंकि 2 ही बेचे हैं ना, तो 1-1 लाख का 2 लैपटॉप थे, तो 2 बेचे, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए का आपने क्या जनरेट किया? प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, ये लॉस आपने नहीं किया, आपने क्या किया? प्रॉफिट जनरेट किया। तो जो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल वो ये कहता है कि जितनी आपने कॉस्ट रिकॉर्ड की है, या ये नहीं कि अगर आपने 5 लैपटॉप खरीदे हैं आप कॉस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं बट रेवेन्यू आप 2 की रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जितनी आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड की उतने की ही आप कॉस्ट लेंगे। ये आपका रेवेन्यू या मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो आपको स्टेट करता है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या स्टेट करेगा? आल्सो नाउन एज द मैचिंग प्रिंसिपल, अक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अक्रूवल पे भी बेस करता है, जो हमने बताया था, तभी रिकॉर्ड करना है, उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करना है, उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेना है। इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट that requires expenses to be reported in the same period as the revenue they generate. This concept is used to ensure that a company's financial statements accurately reflects profitability and financial health. So, ठीक है, समझ आ गई होगी कि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि तभी आप कंपनी की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल हेल्थ बता पाओगे जब आपने ट्रू इसको रिकॉर्ड किया और उसी तरह से आपने कॉस्ट और रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जिस टाइम पीरियड में वो हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल अनबाइस्ड होना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए, आपकी फर्जी बात ना हो, मफरूजा ना हो, एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस करना चाहिए, आपके पास हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट करता है। इज द आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस आर ऑब्जर्वेशंस विदाउट पर्सनल फीलिंग्स, इंटरप्रिटेशंस आर इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी बाइस्ड, वेरीफाइबल एंड रिलायबल रिकॉर्ड, नॉट समवन्स ओपिनियन। किसी के ओपिनियन पे बेस ना करती हो, कोई जो है वो अनबाइस होनी चाहिए, किसी का ओपिनियन ना हो, इंटरप्रिटेशंस ना हो और पर्सनल फीलिंग्स ना हो। ठीक है, किसी का अपना कोई जाती राय ना हो, ऑब्जर्वेशन ना हो, जो भी हो फैक्ट्स एंड फिगर। अगर सेल की कोई बात करें, कोई चीज़ सेल की है तो उसकी रिसीट होनी चाहिए, कोई चीज़ परचेज की है उसकी रिसीट होनी चाहिए, कोई आपके पास एसेट है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, रेंट पे किया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, रेंट एक्सपेंस दिए उसका रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का प्रॉपर वेरीफाइएबल रिकॉर्ड, वाउचर्स, इनवॉइसेस आपके पास होनी चाहिए। ये बिजनेस स्टेट करता है, कोई उसमें फ्रॉड और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिए हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर अजम्पशंस पढ़ी हैं, विच इज 11 थी, जो हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ ली हैं। अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, ये मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं अब जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर।
कुछ बिजनेसेस कहते हैं कि हर चीज को डिस्क्लोज, मैंने आपको बताया वैल्यू बेस्ड होती है बिजनेस, तो कुछ बिजनेस फॉलो करते हैं कुछ नहीं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आपने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कोई ट्रांजैक्शन मिस नहीं होनी चाहिए। फाइनेंस से जो रिलेटेड है वो, जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं बेटा। व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज? वो इस सूरत में होती हैं कि अगर वो होंगी तो वो हमें पे करनी पड़ेंगी, अगर नहीं होंगी तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट का केस अगर हम जीत जाएंगे तो हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अगर हम हार जाते हैं तो हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये जो हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है ये स्टेट करता है कि उसको भी रिकॉर्ड किया जाए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई जगह नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नीचे नोट्स में रिकॉर्ड कर दिया जाए, फुट नोट में रिकॉर्ड कर दिया जाए, मगर कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इन अकाउंटिंग मीन्स दैट a company must disclose all material information that is relevant to understanding of its financial statements, ensuring transparency, allowing users like investors and creditors to make informed decision based on a complete picture of the company's financial position। कि financial position पे complete picture मिल सके, आप उसको footnote में कहता है रिकॉर्ड कर दो इंफॉर्मेशन को, या जहां पे भी रिकॉर्ड कर दो, लेकिन आपको फुल डिस्क्लोज करना है। ये अब कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, कुछ इसको फुल डिस्क्लोज करते हैं, कुछ नहीं करते। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं। द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, अब ये टोटली डिफरेंट है। जो फुल डिस्क्लोजर कहता है ये उसको निगेट कर देता है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हर चीज को जो है वो डिस्क्लोज किया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन हो रेलिवेंट। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कहती है कि इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल that require relevant and significant information to be recorded accurately। सिर्फ relevant information को रिकॉर्ड किया जाए, irrelevant information should not be recorded in the books of accounts। ये हमें ये कहता है irrelevant information रिकॉर्ड नहीं करनी। तो ये पहला उसने कहता है डिस्क्लोज करना है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिस्क्लोज। तो इसलिए हमने बताया कि ये वैल्यू बेस्ड होते हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं कि किसको डिस्क्लोज करना है, किस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो है कन्वेंशन विच इज कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, या इसको हम कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, कंजर्वेटिज्म की कहते हैं, दोनों में से जो भी आपको आ जाए आप लिख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इज अ पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन्स। ये जो कन्वेंशन है ये हमें कहती है कि अगर आपको कोई पोटेंशियल लॉस होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, ये सेफ साइड है। टू प्ले सेफ रहने के लिए हमें ये कन्वेंशन है कि अगर आपको कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, आप उसका बंदोबस्त करना शुरू कर दो, अरेंजमेंट कर लो। और अगर आपको गेन होने वाली है तो उसको आपने डिस्क्लोज नहीं करना, उसके लिए आपने जो है वो एक्साइटेड नहीं होना और उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। ये हमें बताता है कन्वेंशन ऑफ। मैं जैसे अभी आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस की आप एग्जांपल लें, आप हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं? आप पॉसिबल फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल लॉस की वजह से लेते हैं ना, कि हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए, तो इस वजह से आप उसको अचीव कर रहे हैं, वो जो आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, पॉसिबल फ्यूचर लॉस की वजह से आप वो जो है वो इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो इसीलिए जो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन हमें ये बताता है कि होने वाले फ्यूचर लॉस के लिए आप जो है वो अरेंजमेंट जो करते हो वो कर सकते हो, बट फ्यूचर गेन्स के लिए नहीं। कि अगर आपको 5 साल बाद इनकम होनी है, 10 साल बाद कोई इनकम आने वाली है, तो आप आज से खुशियां मनाओ, आज से उसको रिकॉर्ड कर लो कि मुझे इनकम नहीं, इनकम होगी तो रिकॉर्ड करोगे, लॉस को प्रिडिक्ट करते वक्त आप रिकॉर्ड कर लो। इसके 2-3 फायदे होते हैं। टैक्सेबल इनकम के लिए फायदा होता है, ठीक है, रिस्क वगैरह के लिए होता है, तो वो भी एक है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके फ्यूचर में कोई एसेट जो है वो डाउटफुल हैं, वो डाउटेड हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, बैड डेट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप अभी से प्रोविजन बना के कुछ पैसा साइड पे करना शुरू कर दो। साइड पे कर लोगे तो आप इन फ्यूचर उस लॉस की कैपेसिटी को फुलफिल कर पाओगे, भर लोगे। और आप यही हमारा जो प्रिंसिपल है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का, कि आप कुछ पैसा सेपरेट करते रहो ताकि आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच सको या उससे मुकाबला। क्लोजिंग स्टॉक भी कहता है वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट,
जो कॉस्ट प्राइस होती है या मार्केट वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू से लेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो मार्केट जो वैल्यू आपके क्लोजिंग स्टॉक की होती है वो भी लेस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है मार्केट या कॉस्ट प्राइस से, क्यों? इस प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी पे। तो अभी आपको समझ आ गया कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें क्या स्टेट करता है कि आपने एंटिसिपेट कर लेना है जो पॉसिबल फ्यूचर लॉस होंगे, लेकिन गेन्स को आपने रिकॉर्ड नहीं करना, लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। जैसे बैड डेट्स होने वाले हैं, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, ये वाली सारी की सारी चीज़ें। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपने आज का जो लेक्चर है उसको बड़ा एंजॉय किया होगा। और ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। गैप रूल्स हमने एक दफ़ा पहले भी करवाए थे, आज फिर हमने थोड़ा सा डिटेल के साथ उसकी साथ चीज़ें भी बताई हैं, हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे हैं, वाई प्रिंसिपल हमें क्यों यूज़ करने चाहिए, उसका किस बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, अपने सजेशन दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।